हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है अकाउंटेंसी पर। कल हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़नी शुरू कर दी थी। बेटा वहीं से ही बात को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। कल हमने 4 टर्म पढ़ लिए हैं बेटा। पहली कैपिटल, दूसरी ड्राइंग्स, तीसरी लायबिलिटीज और चौथी बेटा एसेट्स। एसेट्स अभी पूरी नहीं हुई। गुड मॉर्निंग। मैंने इसी वजह से बेटा कल एसेट्स को पूरा नहीं करा कि अगर एक दिन में एसेट्स को पूरा कर देता फिर कहीं ना कहीं मैं बहुत परेशान करती। मैंने इसी वजह से बेटा उसको पूरा ही नहीं किया था। ठीक है जी। आज बेटा उसको कंप्लीट करेंगे और बाबू आज थोड़ा सा कल से लेवल बढ़ेगा, पर मैं कल से थोड़ा स्लो ही चलूंगा। ठीक है, लेवल बढ़ता जाएगा डेली बेसिस पर बेटा मैं थोड़ा थोड़ा स्लो होता चला जाऊँ। ठीक है, एक बात और वो सब स्माइलिंग फेस के साथ पढ़ेंगे, या कोई टॉर्चर करने के लिए नहीं बुला रहा मैं आपको। ठीक है, देखो हंस के भी पढ़ना है, रो के भी। हंस के पढ़ोगे तो वक्त जल्दी बीत जाएगा, पता नहीं लगता। जब रोना धोना शुरू कर देते हैं ना, हमारे पे कुछ सिचुएशन आती है तो वक्त बहुत स्लो बीतता है, फिर पता लगता है एक एक मिनट एक एक घंटे के बराबर। हंस के बढ़ते हैं मस्ती करते हुए। ठीक है ना। मैं तो कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, इसकी तरफ ध्यान ही क्यों देते तुम। ये ले यार, कितनी गंदी है यार, ये भी नहीं मानती। चलो आओ, सब सामने देख रहे हैं। नहीं तो बेटा एसेट्स पे मेरी चर्चा चल रही है, सब सामने देख रहे हैं। अभी लिखने वाला पोर्शन आपका नहीं है बेटा। एसेट्स क्या होती थी, कल मैंने बड़ी सिंपल भाषा में एक वर्ड बताया था। क्या बोलूं उसको? प्रॉपर्टीज बोल दूं? बिजनेस ने जो भी प्रॉपर्टी इकट्ठी करी वही तो एसेट्स है। और क्या एसेट्स है? ये सिंपल वर्ड है। पर क्या बेटा अकाउंटेंसी में मैं प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बोल सकता हूं? नहीं बेटा, अकाउंटेंसी में हम क्या बोलेंगे? एसेट्स ही बोलेंगे। बाबू चाहे बोल लो आप प्रॉपर्टी, चाहे आप बोल लो एसेट्स, वो इकोनॉमिक रिसोर्सेस है जो या तो बिजनेस चलाने में हेल्पफुल है या बिजनेस को प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं। एसेट्स ही वो इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं जो बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी हैं, या बेटा बिजनेस को प्रॉफिट कमा कर देते हैं। ठीक है जी। आज मैं इस मुद्दे पे थोड़ा सा डिस्कशन और करूंगा। मैंने कल आपको कहा था ये दोनों वर्ड चाहे भूल जाओ मुझे नहीं चाहिए, लेकिन नॉन करंट एसेट्स वाले दोनों वर्ड याद रखना। ठीक है जी। एसेट्स को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। याद है आपको प्यारे बच्चे? करंट एसेट्स which is to be converted into cash within 12 months, जो 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको बेटा मैं क्या बोलने वाला हूं? करंट एसेट्स। और बाबू नॉन करंट एसेट्स दो बातें, या तो बिजनेस में इन्वेस्टेड रहेगी फॉर मोर देन 1 ईयर, या बिजनेस को रिटर्न कमा कर देंगी लेकिन 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर। यही वो दो बातें हैं। और बाबू यहीं से मैंने दो इस्तेमाल निकाल दिए थे बेटा, फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मैं इसलिए शॉर्टकट लिख रहा हूं क्योंकि कल मैं सब कुछ लिख चुका हूं इन डिटेल। ठीक है जी। बाबू फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मैंने क्या बोला? नॉन करंट एसेट्स क्या है? या तो बिजनेस में इन्वेस्टेड रहेंगी फॉर मोर देन 1 ईयर, या बिजनेस को रिटर्न देंगी 1 साल के बाद। दोनों स्टेटमेंट से दो अलग तरीके की एसेट्स निकल गई। एक से निकली फिक्स्ड एसेट्स, दूसरे से निकली नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट्स के कुछ एग्जांपल थे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स। एग्जांपल ऐसे याद रख लेना, कोई नहीं बोलेगा लैंड अलग बिल्डिंग अलग। ठीक है क्या? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, ऐसा करने से 6 एसेट्स सीधा दिमाग में गई। जाते जाते जब हम 11th खत्म कर रहे होंगे तो एसेट्स आपको ऐसा कुछ पता ही होंगे 50-60। अभी तो क्या ही पता है। ठीक है ना, बहुत सारी हो जाएगी, दुनिया जहान की इकट्ठी कर देंगे हम। ठीक है, अभी 6 तो पता ही है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स में एग्जांपल थे सेम, फर्क पड़ता है तो सिर्फ यूसेज का। नाम का तो कोई फर्क ही नहीं है, नाम वही यहां पर है, नाम वही यहां पर है। मैंने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी, अगर मैं आपसे पूछूं मैंने आज
इन्फोसिस कंपनी के शेयर खरीद लिए। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आज मुझे बताएंगे, अगर मैंने इन्फोसिस के शेयर खरीदे तो वो करंट एसेट्स है या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट? तो कोई भी कहना हम नहीं बता सकते। पहले ये बताओ कितने टाइम के लिए खरीदे। आपको मुझसे क्वेश्चन करना है, ऐसे नहीं हम बता सकते। ये बताओ कितने टाइम के लिए खरीदे, अपना यूसेज बताओ। अगर मैं कह दूं कि मैंने तो 6 महीने में बेच देने हैं तो क्या है? ट्रू करंट एसेट्स डेफिनेशन सेटिस्फाई करा लो। इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ। 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, इसलिए क्या है ये करंट एसेट्स। और मैं यही कहूं मैंने इन्फोसिस के शेयर खरीदे, लेकिन खरीदे 5 साल के लिए, तो नॉन करंट। क्यों? क्योंकि बेटा ये बिजनेस को रिटर्न देती हैं, लेकिन 1 साल के बाद। और मैं 5 साल तक रखूंगा, रिटर्न तो पक्का है। ठीक है ना? चलो एक बात बोल देता हूँ, अब एक्स्ट्रा बताने का मन कर रहा है। मेरे एक फ्रेंड है बहुत अच्छे, एमआरएफ कंपनी का उन्होंने शेयर खरीदा था कभी 1770 रुपए का। मतलब मैं कीड़ा बना दूंगा तुम्हें, इतना पागल हो जाओगे कि शेयर की इन्वेस्टमेंट की बातें सारा दिन करोगे। ठीक है, 1770 रुपए का एमआरएफ का शेयर खरीदा था, 1000 शेयर, 17,70,000 रुपए के। जब उन्होंने बेचा तो 97,000 का बेचा। जब एमआरएफ 97,000 का हो गया, 9,70,00,000। रमेश के में ही रहते हैं पर्सन, इसलिए नाम नहीं ले सकता क्योंकि बात बहुत जल्दी पराई हो जाती है। चलो खैर, टेंशन तो हुई थोड़ी सी कि 50% हमारे पास होता था। चलो खैर, करेंगे बेटा बातें बहुत सारी। बाबू इतनी बात में किसी को कोई भी दिक्कत है, यहां तक कोई भी मुझसे कुछ भी पूछ सकता है, और अगर नहीं है तो मैं बात को आगे बढ़ू। कोई दिक्कत नहीं किसी को। लो सारे टॉपर मेरे पास, 100/100 बंदे, कोई दिक्कत ही नहीं आती बेचारों को। चलो खैर, लो उत्तर, बात को आगे बढ़ाते। बेटा फिक्स्ड एसेट्स फर्दर 2 तरीके के, सब सामने देखो बेटा मेरी तरफ। राघव भाई कुछ नहीं हो रहा, यहाँ देखो। फिक्स्ड एसेट्स फर्दर 2 तरीके की हैं। ये 2 तरीके करते करते कहां कहां पहुंचा दिया भैया। ये पहले 2, ये पहले 2, अब फिर ये 2। ठीक है जी बाबू, 2 तरीके की है। फिक्स्ड एसेट्स का पहला पार्ट है टेंजिबल एसेट्स, पूरा ही लिख देता हूं बाबू। फिक्स्ड एसेट्स का पहला पार्ट है टेंजिबल एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स का बेटा दूसरा पार्ट है इंटेंजिबल एसेट्स। बाबू नाम से कुछ समझ में आ रहा है? टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। बेटा टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स जिसको आपने टच कर सकते हो, जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हो, हर वो एसेट्स टेंजिबल है। टेंजिबल, टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। मैंने फिक्स्ड एसेट्स में 6 एग्जांपल दिए थे, 6 के 6 एग्जांपल टेंजिबल एसेट्स के थे। लैंड एंड बिल्डिंग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। फर्नीचर फिक्सचर्स टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, हर वो एसेट्स इनटेंजिबल एसेट्स। अब दिमाग खनक जाएगा पूरा। इनटेंजिबल भी कोई एसेट्स होती है, मतलब टच नहीं किया, मतलब देख नहीं सकते, फिर भी सुनो सुनो काम की बात, मजाक मजाक में आगे ना निकल जाए गाड़ी। सर टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, फिर भी या तो बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, या बिजनेस को प्रॉफिट कमा कर देती है। वही तो एसेट्स होती है ना। एसेट्स तो वही इकोनॉमिक रिसोर्सेज है ना, जो बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जरूरी है या बिजनेस को प्रॉफिट कमा के देती है। मैंने कहा था ना मैं चर्चा करूंगा आज इस मुद्दे पर थोड़ी सी, और मैं आ रहा हूं उसी मुद्दे पर। भैया ऐसी कौन सी एसेट्स है जो इनटेंजिबल तब भी प्रॉफिट कमा कर देती है? मैं एक का नाम ले देता हूं, देखो मैं आपको बताता हूं। इनटेंजिबल एसेट्स एक बहुत पेचीदा मुद्दा है, मतलब मुश्किल मुद्दा है। मैं आज 2 का नाम लूंगा, दोनों पे डिस्कशन करूंगा, आप दोनों डाइजेस्ट कर जाओगे बहुत आराम से। धीरे धीरे जब गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी, जब आप इन चीजों में एक्सपर्ट होते जाएंगे, तो हम इंटेंजिबल एसेट्स 6 या 7 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, आज सिर्फ 2 की चर्चा। ठीक है बेटा,
तो बाबू मैं पहली इंटेंजिबल एसेट्स का नाम लिखने जा रहा हूं। पहली इंटेंजिबल एसेट्स का नाम है बेटा गुडविल। गुडविल मतलब समवंस रेप्यूटेशन, किसी की रेप्यूटेशन को ही गुडविल बोलते हैं। क्या बेटा गुडविल मार्केट में बिकती है? बिकती है? मना कर रहे हो? बिकती है भाई, अभी बताता हूं, एग्जांपल देता हूं, वेट फॉर सम मिनट। बेटा बिकती है गुडविल मार्केट में। क्या गुडविल प्रॉफिट कमाने में हेल्पफुल है? 100% केस में हेल्पफुल है। क्या गुडविल को टच कर सकते हो? अच्छा बताओ, किसी इंसान की रेप्यूटेशन को टच कर सकते हो? नहीं कर सकते। देख सकते हो किसी की रेप्यूटेशन को? देख भी नहीं सकते भाई। रेप्यूटेशन देखी नहीं जा सकती, रेप्यूटेशन टच नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी प्रॉफिट कमाने में हेल्पफुल है और मार्केट में बिकती भी है। आज आप पहुंचो 5 स्टार जनता की दुकान पर, घंटाघर वाली दुकान। आपने कहा जी मैं दुकान बाय करने में इंटरेस्टेड हूं जी, मेरे को खरीदनी है, कीमत बताओ। मैंने कहा जी 100 गज की दुकान है, मेन घंटाघर की, 5 करोड़ से कम तो नहीं देते हम, 5 करोड़ चार्ज करेंगे। लेकिन उसने साथ साथ एक बात भी बोल दी कि 5 करोड़ तो सिर्फ दुकान की कीमत है, हमारी रेप्यूटेशन तो देखो। किसी को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता गले पे कौन बैठा हुआ है, पैसे कौन काट रहा है। सबको इस बात से फर्क पड़ता है कि जो मिठाई खा रहा हूँ ये 5 स्टार की दुकान की। कोई बैठ जाए, कभी मेरा बड़ा भाई बैठ जाता है, कभी मैं बैठ जाता हूँ, कभी किसी नौकर को बिठा देते हैं, कोई फर्क पड़ता है आपको पैसे देते हुए कि किसको दे रहे हो? किस बात का सेटिस्फेक्शन है आपको कि मैं मिठाई 5 स्टार जनता की दुकान की खा? यही तो सेटिस्फेक्शन है, यही तो उन्होंने रेप्यूटेशन कमाई। उसने कहा जी मैं 2 करोड़ रुपए रेप्यूटेशन के चार्ज करूंगा, मुझे गुडविल के 2 करोड़ चाहिए। मुझे एक बात बताओ, ईमानदारी से सोच के बताना, कितने लोग होंगे जो उसको 2 करोड़ भी दे देंगे उसकी गुडविल के? कह देंगे ना 7 करोड़ ले लो, बहुत होंगे। कितने स्वीट्स वाले होंगे जो कह देंगे कि मैं देने को तैयार हूं 7 करोड़ रुपए, 5 करोड़ दुकान के और 2 करोड़ तेरी गुडविल के। क्योंकि कल से 5 स्टार का नाम उसका हो जाएगा बेटा, और नाम की तो बात है। किसी एक टाइम पर मैंने, मतलब ऐसा तो गलत होती है बात, कॉन्फिडेंशियल बात निकलवा दी थी। तो उनकी दुकान का नौकर एक मेरा दोस्त है, खैर अंकल भी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैंने पूछा एक दिन उससे कि हाईएस्ट तुम्हारी दुकान की कितनी सेल हुई है, किसी दिन मिठाई के डब्बे कितने बेचे हुए तुमने? कहते एक दिन इतना ऑर्डर था, इतना तगड़ा साया था कि हमने 35 लाख रुपए की सिर्फ मिठाई बेची एक सिंगल डे में। सर आपको क्या लगता है 2 करोड़ रुपए वेस्ट है देना? मुझे लगता है बिल्कुल जायज है। समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? तो बेटा मार्केट में गुडविल भी बिकती है। चलो आपकी नॉलेज के लिए एक और बात भी बता देता हूं, अगर अब मुद्दा उठ ही रहा है तो थोड़ा और बढ़िया तरीके से क्लियर करते हैं। मेरा एक ऑफिस है सहारनपुर सिटी में, एक मेरा पार्टनर बेहट में भी रहता है, तो हमने एक बेहट में ऑफिस खोला था। हम एक्सपेंशन मोड में थे उन दिनों, हमारे पास स्टाफ भी बहुत हो रखा था। तो एक कॉल आती है मेरे पास रुड़की से किसी एडवोकेट की कि हम दोनों ना 2 पार्टनर हैं और काम अकाउंटेंसी की फील्ड में ही कर रहे हैं और दोनों फॉरेन शिफ्ट हो रहे हैं, आप हमारी फर्म की गुडविल खरीदोगे क्या? मेरा मूड भी था कि एक ऑफिस और बढ़े, मैं पहुंच जाऊं रुड़की तक भी। तो मैंने कहा ठीक है मीटिंग कर लेते हैं। मेरी तरफ से अंदर से दिमाग में चल रहा था कि गुडविल खरीद लेनी चाहिए, अगर एक ठीक ठाक अमाउंट है तो मैं खरीद लूंगा। तो हम बैठे एक प्लेटफॉर्म पे, मैंने उनके साथ डिस्कशन किया, तो उन्होंने अपनी गुडविल, अपना नाम मुझे बेच दिया और मैंने खुद ने गुडविल खरीदी हुई है, तो बाकी तो मैं दूर क्या ही जाऊं। समझ आई बेटा बात? मार्केट में नाम बिकते हैं। क्लियर है बेटा बात? क्या गुडविल को टच कर सकते हो? नहीं। क्या देख सकते हो? नहीं। इसलिए तो इंटेंजिबल एसेट्स में कैटेगराइज किया है इसको। क्या मैं क्लियर हूं अभी तक इस बात को लेकर? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बहुत जितने भी नए बच्चे हैं, शिवम, विशेष और पार्थ, समझ आ रहा है? जितना अब पढ़ा रहा हूं, पिछला तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपको मैं वीडियोस दे दूंगा। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़ते चले आगे, चलो जी। तो बाबू एक और इंटेंजिबल एसेट्स पे एग्जांपल, जितना अभी तक सीरियस लिया चीज को और ज्यादा सीरियस ले लेना और मजा आ जाएगा आपको आज।
जैसे इंटेंजिबल एसेट्स दूसरी जान लोगे, आपको लगेगा वाह वाह क्या बात है, मजा ही आ गया। ऐसी भी दुनिया में कुछ चीज थी, हमें तो पता ही नहीं, हम तो आज ही सुन रहे हैं, आपको सच में ऐसा लगे। ठीक है जी, चलो सुनेंगे बाबू। दूसरी एसेट्स का मैं नाम लिख रहा हूं, मैंने एसेट्स का नाम लिख दिया पेटेंट्स। कभी किसी ने सुना है ये नाम, पेटेंट या पेटेंट्स? नाम सुना है, सिर्फ नाम। होता क्या है वो तो बाद में कर लेंगे डिस्कशन, उसमें क्या है वो तो मैं अभी 2 मिनट बाद शुरू कर ही रहा हूं। नाम सुना है कभी पेटेंट का? अच्छा जी, बहुत मजा आएगा आपको। आप में से शार्क टैंक कौन कौन देखता है? अच्छी बात, बस यही है जिन्होंने नाम सुन रखे। भाई साहब देखना शुरू कर दो, मजा आ जाएगा। इतनी अकाउंट्स के टर्म सीखोगे, बहुत मजेदार। ठीक है ना, और सब मैं भी बताऊंगा तो और मजा आएगा। ठीक है ना, और एक वेब सीरीज शुरू कर लेना मेरे कहने से। सोच तो रहे होंगे बहुत बढ़िया भैया यार, वेब सीरीज भी दिखवाते हैं यार। स्कैम 1992 शेयर मार्केट के ऊपर है पूरी, पागल हो जाओगे देख के। और ऐसी चीजें करवानी है, अगर तुम नहीं देखोगे तो फिर किसी मैच ऑफ रख के यहाँ दिखवानी पड़ेंगी। कह हाँ ये बहुत बढ़िया है। तुम्हारी ऐसी की तैसी निकम्मे कहीं के, ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैं बड़ा दिखवा रहा हूं। लो चलो सामने देखो मेरी तरफ। पुत्र पेटेंट्स क्या होता है, अब इस चीज को समझते हैं बेटा। पेटेंट्स जनरली मींस किसी फॉर्मूला को अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा ले। और फॉर्मूला बेटा 2-3 फील्ड में ना बड़े पॉपुलर है। एक फील्ड बता देता हूं जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर चीज है फॉर्मूला, वो है बेटा फार्मा, मेडिसिन वाला सेक्टर हमारा। फार्मा सेक्टर में फॉर्मूले से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी मेडिसिन बनती है कैसे बनती है, एक स्पेसिफाइड फॉर्मूला है कि 2 हमने केमिकल पकड़े, इतने डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करा, इतना ठंडा करा, तीसरा मिलाया, इतना बॉईल करा, इतना ठंडा करा, फिर चौथा मिलाया, ऐसे करके एक फॉर्मूला डिजाइंड है, तब जाके एक मेडिसिन बनी है। ठीक है, क्या आप छुपा पाते हो? नहीं, कंटेंट में सब कुछ बताया हुआ है आपने। कितना कितना एमजी डाला है वो भी बताया हुआ है। तो अगर डाल दिया है आपने सब कुछ लेबल पर ही, तो कोई भी देख के कॉपी कर लेगी कंपनी। वही तो नहीं करने देते हम। अब सुनना कैसे नहीं करने देते। तो वो एक कंपनी है जिसका नाम है मैनकाइंड। फार्मा की फील्ड में बहुत सारी कंपनियां, मैं एक नाम ले रहा हूं मैनकाइंड। मैनकाइंड ने क्या किया, कैंसर को क्योर करने के लिए एक ड्रग का इन्वेंशन करने की सोची। ठीक है, और सब सोचते हैं कि ये मेडिसिन हम बना लें तो शायद अरबोपति हो जाएंगे कुछ ही टाइम में। लेकिन बेटा जो रिसर्च पे पैसा खर्च होगा वो तो खर्च होगा ही ना, और ये भी नहीं पता कि कब तक इन्वेंट होगी, कितनी जल्दी इन्वेंट होगी, ये भी तो किसी को नहीं पता। मैनकाइंड ने बेटा फर्स्ट ईयर में रिसर्च के ऊपर 20 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं। अगले साल फिर कुछ पैसे खर्च कर दिए, कोई रिजल्ट नहीं आया। 10 साल से लगातार पैसे खर्च कर रही है, कोई रिजल्ट नहीं आया। पैसे खर्च हो चुके हैं 200 करोड़। ठीक है, मान लो 11th ईयर मेडिसिन इन्वेंट हो गई, डिस्कवर कर लिया उन्होंने, और वो कैंसर को क्योर कर रही थी। एक ऐसी डिजीज, अब आप समझ सकते हो पूरी दुनिया परेशान है और कुछ खास उसमें डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन मैनकाइंड ने कर दिया, डिस्कवरी कर दी, इन्वेंट कर दी एक नई मेडिसिन। 11 साल के बाद पैसे खर्च कर चुके थे 210 करोड़ रुपए, लेट्स सपोज। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर वो मेडिसिन बना दे और लेबल प्रिंट करके सब कुछ बता दे, तो भैया कितनी कंपनियां उसको कॉपी कर लेंगी एक ही दिन में? समझ सकते हो ना। फिर मैनकाइंड को 210 करोड़ रुपए खर्चने का कोई फायदा हुआ? वो किसको ब्लेम करेगी? गवर्नमेंट को। ये गधी गवर्नमेंट है, हमने तुम्हारा देश बचाने के लिए इतना कुछ कर दिया, तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए। तो गवर्नमेंट कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेंगे। अगर तुम रिसर्च पे इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो हम तुम्हारे लिए पक्का कुछ करेंगे। जैसे ही उन्होंने मेडिसिन इन्वेंट कर ली, तो सबसे पहले गवर्नमेंट के पास इस फॉर्मूला को सिक्योर करने के लिए एक लाइसेंस फाइल करते हैं जिसका नाम है पेटेंट। कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप हमें
इस फॉर्मूला को रजिस्टर्ड कर दो हमारे नाम पर कि कोई इस फॉर्मूला का यूज करके मेडिसिन बनाने ना पाए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर करती है। इस रजिस्ट्रेशन के ही प्रोसेस को हम पेटेंट बोलते हैं। और आपको बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, इंडिया में पेटेंट फार्मा फील्ड में 17 सालों के लिए इकट्ठा मिल जाता है। 17 साल के लिए फॉर्मूला आपका हुआ। देखेंगे सब, मेडिसिन कोई नहीं बना सकता, और अगर मेडिसिन बनाई तो मैनकाइंड 500 करोड़ का ही मुकदमा ठोक देगी आपके ऊपर। समझ में आ रही है बेटा बात? अब सरकार ऐसा क्यों कर रही है, रजिस्टर क्यों कर रही है? देखो, आप एज अ कंज्यूमर चाहोगे कि रजिस्टर ना हो, कि 10 कंपनी हो मेडिसिन बनाने वाली, क्योंकि जितना कंपटीशन होगा उतना हमें सस्ता मिलेगा। पर बेटा उनकी मजबूरी समझो, जिसने 210 करोड़ खर्चे हैं वो रिकवर तो करेगा ना। तो सरकार इसलिए उनको रजिस्टर कर देती है उनके फॉर्मूला को, कि इस फॉर्मूला का यूज करके कोई भी मेडिसिन नहीं बना पाएगा। अब क्या होता है बेटा, वो 10 रुपए की अगर मेडिसिन की भी कॉस्ट आ रही है, वो बेचते हैं 1000, 10,000, 20,000, मैं कहता हूं कुछ भी पैसा मांग सकते हैं, और लोग खर्चेंगे। जिसको जान बचानी है वो तो कुछ भी खर्चेगा, जान बची तो लाखों पाए, सब कुछ खर्चेंगे दुनिया। और वो यहां से अपने वो 210 करोड़ रुपए रिकवर कर लेते हैं। 17 साल के बाद क्या होगा बेटा, अगर इन्होंने लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए अप्लाई करा तो इनको मिल भी सकता है। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विवेक कहता है कि अब कुछ जरूरत नहीं है, 210 करोड़ इन्होंने कमा लिए हैं, तो लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। उसके बाद कोई भी कंपनियां, हजारों कंपनी आ जाएंगी, सेम मेडिसिन बनाना शुरू कर देंगी, सेम सॉल्ट के साथ, बस नाम अलग हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही बनी डोलो। भाई सॉल्ट तो वही है ना, वो पैरासिटामोल वाला, नाम 50 है भैया पैरासिटामोल के मार्केट में। ऑब्वियसली इसका लाइसेंस एक्सपायर कर गया होगा, तभी सब कूद पड़े, सेम सॉल्ट यूज कर अपने अपने नाम सबने निकालती है, क्योंकि डोलो एक सबसे इजी टू रिमेंबर नेम है, वो हमेशा याद रह जाता है। क्या मैं क्लियर हूं दोनों इंटेंजिबल एसेट्स को लेकर? सर फॉर्मूला टच नहीं किया, देखा नहीं, एक फॉर्मूला रजिस्टर्ड हुआ है, एक इंटेंजिबल एसेट है जिसका नाम है पेटेंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? दोनों की दोनों इंटेंजिबल एसेट समझ में आई, गुडविल एंड पेटेंट। मैंने जितना डिटेल डिस्कशन जरूरी था उससे ज्यादा ही किया है बेटा, ये तो आप मान लो। ऑल ओके, बढ़ाएं बात को आगे। अगर अब फिक्स्ड एसेट्स के 2 पार्ट आप कर रहे हो नोट्स में, तो इंटेंजिबल एसेट्स के नीचे एग्जांपल वाला कॉलम बना देना। कितने एग्जांपल लिखोगे? 6। वैसे ही लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, इंटेंजिबल एसेट्स में ये दोनों, इतना करके फटाफट 1 मिनट बाद फिर बैच शुरू कर रहे हैं, पोस्ट ले बेटा। अभी ना पेटेंट में एक और बात कर लूं, एक और एग्जांपल दे देता हूं ताकि 100% क्लैरिटी हो जाए, कोई स्कोप ही ना बचे टेंशन का। ठीक है, पेटेंट का बेसिक मतलब क्या है? किसी फॉर्मूला को अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा लेना पेटेंट। सबसे आसान बात बुक, किसी भी फॉर्मूला को अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा लेना पेटेंट है। अच्छा एक बात बताओ, जब हमारी कोई सॉफ्ट ड्रिंक बनती है, ये भी किसी फॉर्मूला से ही बनती होगी, पता नहीं क्या क्या कितना कितना मिक्स कर रहे हैं, तभी तो बनती होगी। तो कोई तो फॉर्मूला होगा ही, आपको नहीं लगता ये फॉर्मूला भी रजिस्टर्ड होगा? व्हाट अबाउट थम्स अप, कितना ने कॉपी करने की कोशिश करी, एक भी एग्जैक्टली बना पाया? अरे एग्जैक्टली छोड़ो, 50-60% भी पहुंच पाया थम्स अप के। सर आपको नहीं लगता कहीं तो कोई फॉर्मूला रजिस्टर्ड है? कि आज भी कॉपी नहीं होने देती सरकार? समझ में आ रही है बेटा बात? तो पेटेंट का सिंपल मतलब क्या है? किसी भी फॉर्मूला को अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा लेना। ज्यादातर पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक के फील्ड और फार्मा में। क्लियर बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बढ़ाए बात को आगे। अब बेटा 5th अकाउंटिंग टर्म लिखो, क्रेडिटर्स। विशेष भाई लिखना शुरू कर दो, लाए हो कॉपी नोटबुक? क्रेडिटर्स
फटाफट से लिखेंगे बेटा सब प्यारे बच्चे। बस बस क्रेडिटर्स लिखकर सब सामने देख रहे हैं बेटा। लो सामने देखना मेरी तरफ बेटा। कल वाला एग्जांपल कंटिन्यू। मिस्टर ए, इसने बिजनेस स्टार्ट किया फर्नीचर का। मिस्टर ए को टेक्निकल अकाउंट्स की भाषा में मैं क्या बोलूंगा? प्रोपराइटर। और बिजनेस स्टडीज की लैंग्वेज में बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर। ठीक है जी बाबू। मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया फर्नीचर का, ये मेरे बिजनेस का प्रोपराइटर है। ये एक पर्सन है जिससे रेगुलर बेसिस पे गुड्स खरीदता है, उसका नाम है मिस्टर बी। ठीक है, मिस्टर बी से रेगुलर बेसिस पे गुड्स खरीदता है। मिस्टर बी की दुकान है दिल्ली सदर बाजार में और मिस्टर ए की दुकान है सहारनपुर में। ठीक है, देहरादून रोड पर फर्नीचर की एक दुकान। बाबू जब इसने 3-4 डीलिंग इससे कर ली और 5-5, 10-10 लाख रुपए का सामान कैश ले लिया, तो एक ट्रस्ट सा डेवलप हो गया दोनों के बीच में, एक अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी रिलेशन बन गई। ठीक है, 4 डीलिंग के बाद मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा कि मैं तेरे से सामान तो खरीदना चाहता हूं पर मुझे थोड़ा सा उधार मिलेगा क्या? क्योंकि एक ठीक ठाक रिलेशन बन चुकी थी, तो उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो मुझसे उधार ले दे इस बार, कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा जी 5 लाख का सामान, कोई नहीं, डन, तेरे को दिया उधार 5 लाख रुपए का। तो मिस्टर ए ने पहली बार मिस्टर बी से परचेसेस कर ली, लेकिन उधार करी। उधार परचेसेस को हम अकाउंट्स की भाषा में बोलते हैं क्रेडिट परचेसेस। गुड्स उधार पर खरीद लिया और डिसाइड हुआ कि मिस्टर ए मिस्टर बी को पे करेगा आफ्टर 3 मंथ्स। ये 5 लाख रुपए आफ्टर 3 मंथ्स पे किए जाएंगे। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं जो मैं बात बोल रहा हूं? मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि क्रेडिटर क्या होता है, लेकिन 1 मिनट के लोग जो क्रेडिटर को साइड छोड़ दो, बस मुझे एक बात सोच के बताना, समझदार बच्चे ही जवाब दे सिर्फ। जब मिस्टर ए ने उधार ले लिया और डिसाइड हुआ कि 3 महीने के बाद पे करेगा, एक सिरदर्दी आ गई क्या? नहीं आ गई? सिर्फ सियाने सियाने बच्चे बता दे, सिरदर्दी आ गई कि नहीं आ गई? यार 3 महीने बाद इसके भी पैसे देने हैं भाई, देने हैं 5 लाख रुपए देने हैं। सिरदर्दी आ गई कि नहीं आ गई? बस ये बता दो, आ गई? और अगर बहुत समझदार हो, बहुत बहुत समझदार हो, तो बाबू ये करंट लायबिलिटी है। क्यों? विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 12 months। ये तो 3 ही महीने में पे करना है। अच्छा एक बात बताओ, कभी ऐसा कह सकता है मिस्टर बी कोई नहीं 1.5 साल में दे देना पैसे? सर ये बेवकूफी कोई नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट में इंडस्ट्री का उधार ज्यादा से ज्यादा 3 महीने होता है। कोई 10 दिन का उधार देता है, कोई 15 दिन का, कोई 20 दिन का, कोई महीने का। 3 महीने से ज्यादा उधार इंडस्ट्री में जनरली देखने को नहीं मिलता। कोई भी नहीं आपको कहेगा कि सालों में पैसे दे देना, सब कह देगा भैया मेरे पैसे जल्दी लौटा। मानते इस बात को? तो ये समझ में आया कि ये सिरदर्दी है, ये लायबिलिटी है, और ये भी समझ में आया कि ये करंट लायबिलिटी है। पक्की बात? क्रेडिटर में वापसी कर दूं? चलो जी कर देते हैं वापसी। यानी कि बेटा हर वो बिजनेस का सप्लायर, हर बिजनेस का सप्लायर जिससे आप क्रेडिट परचेसेस करते हो, मेरे बिजनेस का वो सप्लायर जिससे आप क्रेडिट परचेसेस करते हो, हर उस सप्लायर को मैं क्रेडिटर बोलने लगता हूं। मेरा बिजनेस है ए का बिजनेस, और मैंने अपने एक सप्लायर से उधार परचेस कर ली है।
इसको मिस्टर बी को मैं टेक्निकल भाषा में बोलने लगूंगा कि ये मेरे बिजनेस का क्रेडिटर है, क्योंकि मैंने इससे उधार सामान खरीदा हुआ है। समझ में आई बात? और क्रेडिटर जिंदगी में हमेशा करंट लायबिलिटी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको विद इन 12 मंथ पे करना ही होता है। सुन लो दोबारा मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, कोई जल्दी नहीं है मुझे, बहुत रिलैक्स मोड में हूं आज। हाँ जी पुत्र, क्या बोल रहा हूं मैं, सुनो बाबू। बिजनेस हो अगर आप, तो कहीं से तो कुछ खरीदे रहे होगे ना, और हमेशा कैश खरीद रहे होंगे ये भी जरूरी है, क्योंकि आपको पता बिजनेस की सबसे मेन चीज उधारी है। तो कभी ना कभी आपने किसी ना किसी सप्लायर से उधार पे भी तो सामान खरीदा होगा। बेटा अगर ज्यादा टेंशन नहीं लेनी ना, तो घर पे सोच लिया करो, अच्छा मेरे फादर का बिजनेस है, अच्छा उधार पे भी सामान खरीदते हैं, कुछ तो उधार पक्का मिलता होगा, मान ही नहीं सकता मैं उधार के बिना बिजनेस है। दिल्ली से, अहमदाबाद से, मुंबई से, जहां कहीं से भी सामान आता है भैया, कुछ तो सामान उधार पे भी आता होगा। जिससे भी हम उधार पे सामान खरीदते हैं उसको हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं क्रेडिटर। और क्रेडिटर हमेशा करंट लायबिलिटी है, क्योंकि कोई भी क्रेडिटर ये नहीं कहेगा आपको कि सालों बाद पे कर देगा। सब कहेंगे भैया जल्दी से जल्दी 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पे कर दो बस फटाफट से मेरे पैसे। ठीक है जी। तो बिजनेस का हर वो सप्लायर जिससे आपने क्रेडिट परचेजेस किए हैं, हर उस सप्लायर को हम बोलेंगे बेटा क्रेडिटर। और क्रेडिटर हमेशा और हमेशा क्या है बेटा, करंट लायबिलिटी। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, पूरा लिखना। ठीक है। अब आप खुद सोचो, कल करंट लायबिलिटी का एग्जांपल क्या था, एक मैंने कहा था बढ़ेंगे, बढ़ गया 2। बैंक लोन फॉर 6 मंथ, क्रेडिटर। कि मैं ज्यादा परेशान कर रहा हूं आपको, आप खुद आपने आदो ने बोल दिया था, जैसे मैंने कहा कि 3 महीने के बाद, बस ऐसे ही करा मैंने, बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया लायबिलिटी आ गई, लायबिलिटी। बस यही गेम है बेटा। ठीक है जी। एक आखिरी टर्म आज के लिए, फिर वाइंड अप करेंगे, फिर लिखने का टाइम दूंगा बाबू। अभी लिख, ये डेटर भी लिख नहीं रहे हो आप, क्योंकि क्रेडिटर के लिए भी कितनी जगह छोड़ दी आपको नहीं पता बाबू। कोई नहीं बोलेगा डेप्टर्स, बी वर्ड साइलेंट है, बोलेंगे डेटर्स। क्या बोलेंगे बेटा, डेटर्स। डेप्टर्स किसी के मुंह से नहीं सुनना मैंने, ठीक है, डेटर्स। ठीक है, अब आराम से सुनना जरा। अगर पिछली बात समझ में आई है तो ये बात तो आधों ने मन में सोचनी शुरू कर दी होगी, जी आगे आगे आगे, जी मैं समझ गया क्या है मतलब है। बाबू मिस्टर ए जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है फर्नीचर का, ये मेरे बिजनेस का प्रोपराइटर है। ठीक है बाबू, खाली हम उधार गुड्स खरीदते हैं क्या? हमारी दुकान से कोई उधार नहीं खरीदता, हम उधार बेचते नहीं क्या? या उधार बेचते भी तो है। तो बाबू ऐसे ही एक दिन मिस्टर ए का दोस्त आ गया दुकान पे, मिस्टर बी। इसने कहा जी कुछ उधार पे सामान दे दो। मिस्टर ए ने कहा जी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पे कब करोगे बस ये बता दो। मैंने कहा जी 1 महीने में पे कर दूंगा। मैंने पक्की बात है जी, बिल्कुल पक्की बात। तो बाबू मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्रेडिट सेल्स कर दी। इस बार उधार पर सामान बेच दिया। उधार पर खरीदने को क्या बोलते थे? परचेसेस। उधार पे बेचने को क्रेडिट सेल्स। और तय हुआ कि मिस्टर बी विद इन 1 मंथ पे कर देगा, विद इन 1 मंथ पे कर देगा, पे विद इन 1 मंथ। यानी कि बेटा अभी मैं आगे की बात पर पे आऊंगा, पहले मैं डाटा टर्म क्लियर कर दो। मेरे बिजनेस में हर वो कस्टमर जिसको मैं उधार पर सामान बेचता हूं, हर उस कस्टमर को बोलता हूं टेक्निकल भाषा में डेटर। यानी कि बी कुछ और नहीं, मेरे बिजनेस का डेटर है जिसने मेरा उधार देना है। मैंने उधार पे सामान बेचा था, मैंने उधार पे सामान हो सकता है खरीदा भी हो। मान लो मैं हूं मिस्टर बी, वो ए और वो सी। बी ने ए के पैसे देने हैं क्योंकि उधार पे सामान खरीदा था, ये क्रेडिटर। सी को उधार पे बेचा हुआ है, इससे पैसे लेने हैं, ये डेटर।
ठीक है। हर वो सप्लायर जिससे सामान खरीद कर लाता हूं उधार पे, क्रेडिटर। हर वो कस्टमर जिसको सामान उधार पर बेच देता हूं, डेटर। और समझदार हो, बहुत समझदार हो, मजा आने लग जाएगा, तो बेटा डेटर ना करंट एसेट्स। क्यों? डेफिनेशन बोल दो यार, दिल खुश कर दो आज डेफिनेशन बोल के। विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद। भैया मैं उधार बांटने के लिए नहीं बैठा, 12 महीने के अंदर अंदर तो वापस चाहिए ही ना। तो बाबू डेटर क्या है? करंट एसेट्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं यार? टर्म देखो सिर्फ दो पाई, डेटर क्रेडिटर। एसेट्स में टाइम इतना लग गया इंटेंजिबल एसेट्स समझाने में, ठीक है ना, लेकिन इसको पॉजिटिवली लेना। कोई भी इतना मत्था बच्ची करता नहीं भैया, सबको बस ऊपर ऊपर से पढ़ाओ। मैं डुबो के लाऊंगा भैया, मैं पहले बता रहा हूं। जब पूरे परेशान हो जाओगे ना तब सिंपल करूंगा मैं चीजों को, पहले पूरा परेशान करता हूं मैं, क्योंकि उसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। क्लियर है बेटा बात इतनी? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं अभी तक? पक्का से क्लियर? तो बाबू नोट डाउन कर लो, रख रहे हैं आज के लिए इतना ही। बाय बाय।